हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम AKTU के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग मैथ 2 और यूनिट 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर कोई स्टूडेंट इन टॉप 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेता है, रिवीजन कर लेता है, तो इस बात की गारंटी है कि आपकी यूनिट 4 के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं टॉप 20 क्वेश्चन में से आएंगे। मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूं कि आपकी डेटा चेंज हो सकता है, क्या पता सेम एज इट इज डेटा के साथ ही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को, प्यारे से लेक्चर को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल है बीटेक पॉली। तो सबसे पहला आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यूनिट 1 पहले ही अपलोडेड है, हमारी पूरी यूनिट 1 अपलोडेड है। उसके बाद महामैराथन भी आएंगी। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे हैं तो महामैराथन कब आएंगी, तो महामैराथन 5 तारीख को आपकी आएगी, पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 5, 6, 7। ठीक है, उसके बाद फिर 8 तारीख को मॉर्निंग में हम लाइव लेकर आएंगे और जिसमें हम पेपर को पूरे को क्या कर देंगे, एकदम जो बोलते हैं ना कि पेपर आउट हो गया, तो सेम ऐसे ही आउट कर देंगे। ओके, तो चलिए करें स्टार्ट। कॉपी पेन निकाल लीजिए, बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना है। बिल्कुल इजी वे में, आसान यूनिट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है ना? ओके, तो सबसे पहले ये है इवैल्यूएट। पहला आपके पास क्वेश्चन दिया, यहां पर आपको देखिए x की लिमिट दी है, इसको बोलते हैं x टेंड टू इंफिनिटी। उसके y टेंड्स टू 2, या x की लिमिट इंफिनिटी है, y की लिमिट क्या है 2। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है सेम एज इट इज उतारा हुआ है हमने। उसके बाद यहाँ पर ये जो x की जो लिमिट है इंफिनिटी, उसको मैंने आगे लिख लिया और y की लिमिट को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। उसके बाद क्या करा, कुछ नहीं, y की लिमिट को यहाँ पर वैल्यू को पुट कीजिए, जहां पर y है उसकी जगह 2 पुट कर दिया। उसके बाद यहां पर लिमिट x की बच जाती है इन्फिनिटी। अब लिमिट हम क्या कर देते हैं x की, जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2x + 4 और x² + के 8। उसके बाद ये हो गया। देन अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से आप चाहें तो x कॉमन, यहां से हमने इसमें से x कॉमन लिया तो यहां पर 2 + 4/x। देन यहां से फिर हमने क्या x कॉमन लिया तो x + 8/x बचा। अब यहां पर x की लिमिट आपको दे रखी है कितनी, इन्फिनिटी। जब आपको x की लिमिट इन्फिनिटी दे रखी है तो इन्फिनिटी वैल्यू पुट करते जाइए, और जैसे ही आप इन्फिनिटी में, अगर आप ये बताइए, जैसे इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो 0, देन उसके बाद यहां पर इन्फिनिटी + 0। अगर मैं किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करता हूं तो उसका आंसर कितना आता है, 0, क्योंकि भाई नीचे तो इन्फिनिटी है और ऊपर क्या है 2/इन्फिनिटी को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 0 आपके पास आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, तो डिफाइन एनालिटिक फंक्शन आपको बताना। सबसे पहले 2 मार्क्स में डिफाइन एनालिटिक फंक्शन क्या होता है ये आप बताएंगे। उसके बाद आपको डिस्कस द एनालिटिसिटी ऑफ द FZ आपको दिया है कॉम्प्लेक्स प्लेन, और AKTU 2013-14 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पर सबसे पहले मैंने स्टूडेंट लिख रखी है कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। देखिए एनालिटिक फंक्शन क्या होता है कि आपके पास कोई एक फंक्शन दिया होगा, ये जो है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर मैं सपोज इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और उसके साथ साथ इसके जितने भी नेबरहुड के पॉइंट रहेंगे, इसके सपोज जैसे ये है, मैं मानता हूं ये 2, तो इसके 2.13 2.2 2.3 सेम ऐसे ही इनके भी आसपास जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। अब एक क्वेश्चन जैसा इसमें दे रखा है कि दूसरा पार्ट क्या है, क्वेश्चन है, तो यहां पर f(z) आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये। उसके बाद आप जानते हैं, अगर आपने 1 शॉट वीडियो देख रखी होगी तो z बराबर क्या होता है, x + iy होता है,
है, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम पढ़ते हैं क्लास 12th में, या जिन्होंने वन शॉट वीडियो देख रखी होगी तो वो आप इसको जानते होंगे कि ये z कहां से आया है। तो z की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब। तो जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब हो गया। अब यहां पर ये क्या है, एक फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला किसका, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अप्लाई आपने a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद यहां पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो यहां पर 3x स्क्वायर आई वाई आएगा। तो यहां पर हमने अलग अलग कर लिया इसको, जो आई वाली टर्म थी, जो आई की जो टर्म थी वो इधर मैंने लिख ली है, और जो आई वाली टर्म नहीं थी, जिनके साथ आई नहीं था, तो वो मैंने इधर लिख ली। जब आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद मैंने अलग अलग टर्म को, मतलब जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लिया है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको मैंने अलग कर लिया। ठीक है, यहां तक क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अभी तक तो बेसिक चल ही रहा। उसके बाद हमने यहां पर क्या करा, आप जानते हैं कि u जो आपके पास जो दो पार्ट आ रहे थे भाई, ये आ रहा था x प्लस आई वाई, ये उस टाइप से लिखा था कि एक जो पार्ट है वो आपके पास क्या है, रियल पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। ये जो आपके पास x पार्ट था, ये जो पार्ट था जो अभी हमने पीछे देखा है, इस x वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टूडेंट u। क्या है ये आपके पास x जो पार्ट है वो आपके पास क्या है, u। ठीक है, और ये जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट बच जाता है इसको बोलते हैं v। तो यहां पर ये u प्लस आई वी कहीं पर भी लिखा हो तो घबराना नहीं है, वो x प्लस आई ही y है। ठीक है ना, ओके। तो यहां पर रियल पार्ट था वो मैंने रियल पार्ट की वैल्यू लिख लिया, उसको मैंने u का नाम दिया, और जो इमेजिनरी पार्ट था वो मैंने v का नाम दिया। अब इसमें क्या करें, इसको x के रेस्पेक्ट में, इस ये जो आपके पास है इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, देन उसके बाद इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर y के रेस्पेक्ट में, देन उसके बाद y के रेस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव करना आप जानते ही होंगे स्टार्टिंग से, पहली यूनिट से यदि आप मेरे साथ पढ़ते आ रहे हैं तो डेरिवेटिव आप कर ही सकते हैं। फिर भी मैं एक बार बताता हूं, x की पावर 3, तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव होता है 3x की पावर 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का। सेम ऐसे यहां पर किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है, तो 3 दूनी 6xy हो जाएगा, क्योंकि ये y जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो सेम ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहां पर भी y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो दोनों के रेस्पेक्ट में आप यहां पर क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। अब यहां पर ये जो इक्वेशन है देखिए, ये बेसिकली क्या है आपके पास, CR इक्वेशन। ठीक है, तो CR इक्वेशन क्या कहती है कि ये दोनों आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स ये रहा, उसके बाद डेल वी अपॉन डेल वाई, क्या ये दोनों इक्वल हैं? कि हाँ बिल्कुल सर इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल हो गए। देन उसके बाद एंड, उसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई और माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्या ये दोनों इक्वल हैं? कि सर बिल्कुल इक्वल हैं। तो ये आपके पास CR इक्वेशन होती है, ये सेटिस्फाई हो गई है। जब ये सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी आपके पास फंक्शन सही वो एनालिटिक फंक्शन हो जाता है। ठीक है ना, ओके क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तो सेम ऐसे ही है, सो दैट ये आपके पास फंक्शन दिया है z के, तो ये एनालिटिक आपको दिखाना है क्या, एक्सेप्ट ओरिजिन को छोड़कर। उसके बाद 2013-14 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले भाई f ऑफ z हमने u प्लस आई भी माना, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये log z है, इस z की जगह मैंने x प्लस आई वाई रखा है, इस z की जगह मैंने क्या रखा है, आई वाई रखा है, तो ये रख लिया हमने। उसके बाद यहां पर मैंने क्या करा है कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अगर वन शॉट आपने नहीं देख रखी है तो वन शॉट आप जाके देखिए, ये तभी समझ में आएगा कि x आर कॉस थीटा कहां से आया, y आर साइन थीटा कहां से आया, तो इसलिए वन शॉट आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये दोनों वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी। ठीक है, मानिए अपनी तरफ से लेट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप वन शॉट देख रखी होगी, उसको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे हैं। देन उसके बाद यहां पर हमने क्या करा, x प्लस आई वाई, तो x और y को दोनों को हमने ऐड कर दिया है, तो ये ऐड कर लिया। तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है, कहीं पर भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, तो इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, e की पावर आई थीटा वैल्यू पुट कर देते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो ये आप साइड में लिख सकते हैं कि e की पावर आई थीटा जहां पर भी होगा उसकी जगह में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रख दूंगा।
या फिर ये जो वैल्यू रहेगी उसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ हमने जो आपके पास क्या था, यहाँ पर log x प्लस आई वाई था, तो log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू log r, क्योंकि भाई x प्लस आई वाई की जगह तो ये पूरा है, तो इस पूरी वाली टर्म की जगह मैंने क्या रखा, r e की पावर आई थीटा वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं r e की पावर आई थीटा पुट कर दूंगा तो यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो log की प्रॉपर्टी लगाने के बाद log r प्लस में आई थीटा, ठीक है। और log r जो है वो आपके पास क्या है, log r यहाँ पर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के आई थीटा का मतलब होता है कि आई थीटा क्या है, tan इनवर्स, भाई tan इनवर्स y अपॉन x ही तो फॉर्मूला होता है, थीटा अगर हमें निकालना होता है, तो इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि वन शॉट आप जरूर जाके देखें, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा ये जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x होता है, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर हम दोनों पार्ट्स को सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये तो इमेजिनरी पार्ट है और ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, और रियल पार्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। दोनों पार्ट हमने u और v लिख लिया, बिल्कुल सर लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, वही जो हम एनालिटिक फंक्शन में करते हुए आए, मतलब CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। अब CR इक्वेशन क्या होती है कि सबसे पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। जब आप x का डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर क्या रहेगा, देखिए log पूरी टर्म को x मानिए, ये पूरी टर्म क्या है, x है। अभी थोड़ी देर के लिए आप लेट करिए कि पूरी टर्म x है, तो ये 1/2 कांस्टेंट, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x, x की जगह ये है, बट ये पूरा x तो है नहीं, तो x की प्लेस पर क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का अगेन करेंगे हम, क्या होगा, 2x होगा, और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम ऐसे यहां पर v का करेंगे, तो v का यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में v का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ पर u का जो डेरिवेटिव करेंगे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा, देन उसके बाद y के रेस्पेक्ट में करेंगे v का डेरिवेटिव तो ये आएगा, ठीक है। दोनों डेरिवेटिव आ गए। अब आपको चेक क्या करना है, CR इक्वेशन। तो CR इक्वेशन मैंने बेसिकली यहाँ पर लिख रखी है, ये लिख रखी CR इक्वेशन, तो ये दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो आपके पास फंक्शन दिया गया है ये आपके पास क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है ना। ओके, क्लियर क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर 2016-17 में पूछा गया। इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप चाहें तो इस पे लिख सकते हैं कि हाँ सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल स्किप नहीं करना आपको। ओके, तो यहां पर C1 और C2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बेसिकली वही कंसेप्ट आपको करना है। और लास्ट में बस एक चीज और पूछी है कि f डैश z मतलब निकालिए, मतलब इसको डिफरेंशिएशन और करना है एक बार और, ठीक है ना। तो सबसे पहले f z जो आपको दे रखी है वो मैंने यहां पर वैल्यू लिख ली, ठीक है। उसके बाद u प्लस आई वी, या फिर आप बोल दीजिए x प्लस आई वाई, जो भी आप बोलना चाहें, क्योंकि यहाँ पर x प्लस आई है, यहाँ पर x और y टर्म है, तो इसलिए मैंने u प्लस आई वी लिया है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ कि u जो टर्म है वो कौन सी है, v जो टर्म है वो कौन सी है। तो आप देखेंगे ये जो टर्म है, क्योंकि इसके साथ i है, तो ये जो टर्म है ये आपके पास v वाली है, और ये जो टर्म बच जाती है, ये जो टर्म है ये आपके पास क्या है, u है। तो u वाली टर्म मैंने यहां पर लिख ली, सेम ऐसे ही v वाली टर्म मैंने यहां पर लिख ली है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद वही x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसको भी x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सेम ऐसे इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सेम इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव आप कर लेंगे ना, इतना तो कर ही सकते हैं आप कि हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद CR इक्वेशन को लिखेंगे। CR इक्वेशन क्या होती है कि सर पहली इक्वेशन तो ये होती है डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल एक्स ये रहा, उसके बाद डेल v अपॉन डेल y तो ये रहा। तो आप चाहें तो बोल सकते हैं कि एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, तीसरी इक्वेशन ये और फोर्थ इक्वेशन ये, 4 इक्वेशन आपके पास बन जाती हैं। तो सबसे पहले कंपेयर आप कौन कौन सी को करेंगे, 1 को 4th के साथ करेंगे। 1 को किसके, 4th के साथ। भाई इसको इसके साथ ही तो कर रहे हैं, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं CR इक्वेशन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है CR इक्वेशन। तो इसको इसके साथ कर रहे हैं, फिर दूसरी को हम तीसरी के साथ कंपेयर कर देंगे, दूसरी को तीसरी वाली के साथ,
तीसरी वाली के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, वाली तो गई, वो तो चली गई छोड़ के, बस फोकस करना है आपको पढ़ाई पर, ठीक है ना। उसके बाद डेल यू अपॉन जो भी वैल्यू है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और जो इसकी वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, दोनों वैल्यू लिख ली। सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट भी तो होता है सीआर इक्वेशन में, एक पार्ट थोड़ी होता है, दो पार्ट होते हैं। तो दोनों पार्ट की जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर कि सर ये रही। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद ये जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, x वाली जो है वो ये है और ये वाली है, ठीक है ना। ये जो टर्म है ये वाली है और ये जो टर्म है वो ये वाली है, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन आपके पास आ गई। अब दोनों इक्वेशन हमने क्या लिख ली है, आमने सामने लिख ली, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन से आप देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा लास्ट में, तो ये आपके पास आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यदि मैं किसका x और y का कोफिशिएंट लेता हूँ तो x y का कोफिशिएंट क्या है, देखिए x का कोफिशिएंट ये है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट ये है। तो दोनों को इक्वल टू में 0 पुट कर दिया, दोनों को इक्वल टू में क्या पुट कर दिया, 0। तो C1 + 1 = 0, तो यहां से C1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद C2 की वैल्यू यहां से आ जाती है, इसको इक्वेट करेंगे तब, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है तो ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये इसको नहीं लिखना है आपको। तो ये आपके पास आ जाता है। तो C1 और C2 की वैल्यू आ गई। जब आपके पास C1 और C2 की वैल्यू आ गई है तो इस वैल्यू को अब आपको करना क्या है, वैल्यू को पुट कर दीजिए। जैसे पुट कर देंगे तो यहां पर अब आपको क्या करना है, f' और लिखाना है। भाई अगर आपको क्वेश्चन ध्यान हो तो क्वेश्चन में यही तो पूछा लास्ट में, ये रहा, ध्यान से देखिए, ये रहा f'। तो f' के लिए तो ये फॉर्मूला है f' का, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, कहीं पर भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है f' के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास है कि बिल्कुल सर ये वैल्यू है हमारे पास, पीछे से उठा के पटक देंगे। देन उसके बाद i, और ये वैल्यू भी आपके पास है, बिल्कुल है सर। तो दोनों को आप क्या करें, तो 2x - के 2y = तो इसकी C2 की वैल्यू भी हमने निकाल ली, ठीक है। C2 की वैल्यू क्या थी, 1 और प्लस के 2y आपके पास था, यहां से 2 कॉमन लिया और यहां से i से मल्टीप्लाई करिए, i से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। देन उसके बाद यहां पर सेम भाई i² की वैल्यू क्या रहती है, i² बराबर क्या रहता है, -1 रहता है, ठीक है। i² बराबर क्या रहता है, -1। तो सेम ऐसे यहां पर 2 यहां से कॉमन, तो x + iy आपके पास आ गया, ठीक है ना। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, अब पूरे में से कॉमन, भाई ये पूरे में से कॉमन, x + iy और 2z, इसको मैंने ये x + iy को मैं z लिख सकता हूं, भाई z बराबर ही तो क्या होता है, x + iy होता है या नहीं, वन शॉट देखिए नहीं कि हाँ सर बिल्कुल देखिए। तो फिर z = x + iy, तो इसकी जगह मैंने क्या रखा, z, और इसकी भी जगह मैंने z रखा। तो यहां से 2 कॉमन और z कॉमन, 2z कॉमन, तो 1 + i, ये आपके पास फाइनल आंसर आता है, ठीक है ना। आ गए ना समझ में क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर ये जो p दे रखा है, इस p की वैल्यू आपको बतानी, बाकी की प्रोसेस सब सेम है। देख रहे हो ना आप कितना इजी है, डिफरेंशिएशन यदि स्ट्रांग है तो इजी यूनिट हो जाएगी आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो fz है, जो क्वेश्चन है fz, हमने वैल्यू को रख लिया। फिर वही कंपेयर आपको करनी है कि u पार्ट कौन सा है, v पार्ट कौन सा है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये u पार्ट है और यहां पर आप देखेंगे तो ये v पार्ट है। तो u पार्ट को हमने लिख लिया और v पार्ट को यहां पर हमने लिख लिया। अब वही क्या करना है, विद रेस्पेक्ट टू किसके, पहले r के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ x और y तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, r और थीटा। तो सबसे पहले r के रेस्पेक्ट में करेंगे, देन उसके बाद थीटा के रेस्पेक्ट में कर देंगे डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आप r के रेस्पेक्ट में कर ही सकते हैं, r की पावर 2 मतलब 2r cos थीटा एज इट इज, ठीक है। सेम ऐसे यहां पर v का डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू r, तो 2r sin p थीटा। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस के sin 2 थीटा का फिर अगेन करेंगे तो तब जाके 2 आता है। नहीं आया समझ में, ये आपके पास देखिए cos 2 थीटा,
cos 2 थीटा, यदि मैं थीटा का डेरिवेटिव करता हूं, क्या करता हूं, यदि मैं थीटा का डेरिवेटिव करता हूं तो du अपॉन डी थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन 2 थीटा। भाई ये पूरा थीटा तो है नहीं, 2 थीटा है, तो 2 थीटा का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 2, तो इसलिए ये आता है माइनस के 2 साइन 2 थीटा आपके पास आता है। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, बट आर स्क्वायर है क्योंकि वो तो सेम चलेगा, एज इट इज चलेगा। यहाँ पे एक ही तो फंक्शन लिया है ना मैंने, सेम ऐसे यहाँ पर आप कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में v का डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद वही क्या आपको चेक करना है, फंक्शन एनालिटिक है। जब फंक्शन एनालिटिक है तो देखिए आप देखेंगे तो 1 अपॉन आर हमने लगाया है, 1 अपॉन आर इसलिए लगाया है क्योंकि दोनों में कंपेरिजन आपको करना है, ठीक है। वही ये आपके पास क्या है, सी आर वाली इक्वेशन है। भाई ये आपके पास पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, तीसरी चौथी, तो पहली को चौथी के साथ कंपेयर करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, तो डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा, जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। उसके बाद आर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे 2 को 3 के साथ कंपेयर करेंगे तो 2 को 3 के साथ कंपेयर करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है वो। अब यहाँ पर ध्यान से आपको देखना, अगर आप इसके अकॉर्डिंग नोटिस करेंगे तो ये आप देखिए cos 2 थीटा, यहाँ पर cos p थीटा, तो p की जगह क्या है 2, तो यहां से भी p की वैल्यू 2, यहां पर देखिए p बराबर क्या है 2 है, यहां पर भी देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, तो sin p थीटा, तो sin 2 थीटा, तो p की वैल्यू कितनी आ रही है सर, p की वैल्यू आ रही है 2, तो यहां पर p की वैल्यू आपने निकाल ली 2, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इजी क्वेश्चन है। ये मत सोचिए कि हाँ ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे, मैंने तो पढ़ ही रखा है। उसके बाद f ऑफ z इज इक्वल टू यू एक्स, वही आपके पास u प्लस आई वाई, यहां पर आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास फंक्शन दे रखा है ये। अब फंक्शन ये दे रखा, आपने लिख लिया रूट मोड में x प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई। उसको यदि मैं u के साथ लिखता हूं, क्या इसमें इमेजिनरी नंबर दे रखा है? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्या इसमें i नंबर है कोई, कि सर आई तो है ही नहीं, तो आई वाला मतलब जो v वाली टर्म है वो v वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब v वाली टर्म को यहां पर आप क्या लिख लेंगे कि ये टर्म क्या हो गई आपके पास 0 हो गई, ठीक है ना, समझ में आई है। ओके, अब यहां पर इसने क्वेश्चन में दिया है कि नॉट रेगुलर एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर रेगुलर नहीं है, तो सबसे पहले ओरिजिन ही चेक कर रहे हैं, तो ओरिजिन 0,0। अब हम यहां पर क्या करते हैं, बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला वन शॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर हमने डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला आपको बता रखा है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x के लिए, फिर y के लिए, यहां पर डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर डेल वी अपॉन सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये x के रेस्पेक्ट में, ये y के रेस्पेक्ट में, सेम ऐसे ये v के रेस्पेक्ट में, यहां पर v के रेस्पेक्ट में लिमिट का फॉर्मूला लगाएंगे और सेम ऐसे यहां पर y के रेस्पेक्ट में लगाएंगे। बट वहां पर तो कोई है नहीं, यहां पर तो 0, तो 0 ही रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर लिमिट का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट की वैल्यू यहां पर सभी वैल्यू क्या आएंगी, ये 0 0 आपके पास आएंगे, ठीक है ना। जब आपके पास सभी वैल्यू 0, तो ये आप बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास CR इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई। भाई सभी वैल्यू ये और ये वैल्यू जो है, क्या ये 0 0 है, कि हाँ बिल्कुल सर ये वैल्यू और ये वैल्यू 0 है, 0 है, बिल्कुल है। तो CR इक्वेशन हमने यहां पर लिख रखी है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई। ओके, अब यहां पर f डैश z और आपसे पूछा है, यहाँ पे f डैश z, ठीक है, z का मतलब 0 आपसे पूछा है। भाई z बराबर 0, z की लिमिट क्या हो गई 0, तो f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z आपके पास है। तो लिमिट f ऑफ z, रूट में z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्वेश्चन से कि सर z बराबर था रूट में मोड में एक्स वाई, तो z की वैल्यू आपने यहां पर लिख ली माइनस के 0 अपॉन z बराबर क्या होता है, एक और z बराबर होता है x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई। तो यहां पर x प्लस आई वाई आपने वैल्यू को पुट कर लिया। जब आप पुट कर लेंगे तो हम बोल रहे हैं कि इफ यदि z बराबर 0 है, यदि z की वैल्यू, z की जो लिमिट है वो क्या है 0, तो y इज इक्वल टू mx पर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
किस पर? आपने लीनियर इक्वेशन, जो लाइन इक्वेशन स्लोप होती है ना, स्लोप ऑफ लाइन जिसे हम बोलते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स प्लस सी, सी तो मतलब क्या है? जीरो। तो इसलिए y इज इक्वल टू एम एक्स लिख रखा है। जहां पर y है उसकी जगह एम एक्स वैल्यू पुट करिए। यहां पर y है तो y की जगह एम एक्स वैल्यू पुट किया। उसके बाद यहां पर y है तो इसकी जगह एम एक्स वैल्यू को पुट करेंगे। देन उसके बाद x कॉमन लिया मैंने, डायरेक्ट लिखा हुआ। उसके बाद एक्स स्क्वायर, यहां पर x है, यहां पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रूट में से बाहर जाएगा तो क्या होगा? x आपके पास आएगा। आएगा या नहीं आएगा सर? उससे ये जो x है और ये जो बाहर आया है x, वो उससे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बिल्कुल सर हो जाएगा। तो यहां पर ये आपके पास लिमिट बच जाएगी। अब यहां पर देखिए, यहां पर तो कोई x की वैल्यू ही नहीं है, कोई टर्म है यहां पर x की। जब यहां पर कोई टर्म नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि m की जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं कर रही है किसी भी फंक्शन पर। तो इसलिए यहां पर कोई यूनिक लिमिट नहीं है। यहां पर क्या है? कोई यूनिक लिमिट नहीं है, क्योंकि भाई x की वैल्यू तो इसमें है ही नहीं। जब x की वैल्यू है ही नहीं तो x की लिमिट हम कहां रखेंगे? कहीं पर भी नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहां पर पहले ही मैंने लिख रखा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रूव दैट द फंक्शन साइन जेड एच, ठीक है, सॉरी एच जेड इज एनालिटिक, और फाइंड इसका डेरिवेटिव भी आपको फाइंड करना है। तो अभी तक तो आपने देखा कि इसको एनालिटिक बनाने के लिए हमें सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है। तो यहां पर भी हम, यदि पहला पार्ट तो हम इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, और जब सेटिस्फाई कर देंगे तो एफ ऑफ जेड हम निकाल लेंगे। मतलब जो डैश वाला जो फॉर्मूला हमने पीछे बताया था, फॉर्मूला पीछे कौन सा? ये जो फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या निकाल लेंगे? एफ ऑफ जेड निकालेंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर हम बोल ही सकते हैं कि अगर इसका डेरिवेटिव आ जाता तो ठीक है। देन चलिए स्टार्ट करते हैं, करें ओके। तो ध्यान से देखना, बिल्कुल केयरफुली समझना। तो यहां पर आपको दे रखा है एफ ऑफ जेड, कि सर बिल्कुल दे रखा है, कोई भी दिक्कत परेशानी हमें है नहीं। देन उसके बाद यहां पर आप जानते हैं कि इस ये जो आपके पास जेड है, इस जेड की जगह मैं क्या रख सकता हूं? एक्स प्लस आई वाई रख सकता हूं। बिल्कुल रख सकते हैं सर, क्योंकि हम ये पीछे वन शॉट में आपकी में देख रखे हैं। उसके बाद अब यहां पर आप देखेंगे तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, साइन ए प्लस बी। तो सर बिल्कुल पता है, फिर भी हमें सर एक बार थोड़ा सा बता दीजिए ना आप। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है। जो ए और बी जो थीटा है वो आप वैल्यू को पुट करते जाएंगे। तो ये वैल्यू को हमने यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब यहां पर ये देखिए, ये जो टर्म है, ये टर्म आपके पास सेम है। अब मैंने यहां पर ये फॉर्मूले लिख रखे हैं कि कहीं पर cos h i y आए, cos h i y आए, तो उसकी जगह आप क्या है, यहां पर x है, y भी हो सकता है भाई, कोई जरूरी थोड़ी है। मैंने x की फॉर्म में लिख रखे हैं, y की फॉर्म में भी तो हो सकते हैं। तो यहां पर ये क्या आपके पास x है, तो यहां पर y हो सकता है, तो cos y वहां पर आप लिख देंगे। तो इसकी जगह आपके पास क्या आया? cos y। तो ये आपको याद होना चाहिए, बस इस क्वेश्चन में यही खेल है। उसके बाद यहां पर हमने क्या करा है, देन उसके बाद cos hx की जगह कहीं पर भी क्या है? cos hx हो। यहां पर ये तो टर्म आपके पास समझ में आ गई कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई है, ये हमारे कोई भी दिक्कत परेशानी हमें नहीं है, एक धेले की भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर कहीं पर भी ये आप देखेंगे, यहां पर हमने क्या कर रखा? आई और आएगा यहां पर, ठीक है ना, cos ए, तो साइन cos ए की वैल्यू क्या है? cos hx। तो ये आपके पास क्या है? cos hx। ये आपके पास क्या रहेगा? यहां पर पहले इसको देखते हैं, साइन h i y, साइन h i y की जगह i साइन, यहां पर i साइन x रख देंगे। तो यहां पर i ये रहा, साइन y ये रहा। समझ में आई वैल्यू? भाई ये जो cos hx है ये तो हमारा सेम है, ये तो टर्म हमारी क्या है बबुआ? सेम है। और उसके बाद ये जो टर्म है इसकी जगह i साइन y लिखा, i साइन y। क्लियर ना?
क्लियर कंसेप्ट? ओके, तो फिर भी एक बार मैं समझा देता हूं। यहां पर ये इसकी जगह हमने cos y रखा है इसके अकॉर्डिंग, और इसकी जगह ये जो cos h x है ये हमारा सेम एज इट इज है। sin h i y की जगह हमने रखा i sin y, तो i sin y, ठीक है ना। उसके बाद वही इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट कौन सा है, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट ये रहा, उसके बाद रियल पार्ट ये रहा, दोनों पार्ट हमने लिख लिए। उसके बाद क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव आप करेंगे, तो डेरिवेटिव करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में, तो दो फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो cos y, तो y क्या है, कांस्टेंट है, वो तो साथ में चलेगा ही ना, तो एक ही फंक्शन है। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, cos x होता है, तो cos x ये cos y सेम ऐसे ही इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, सेम इसका डेरिवेटिव करेंगे और सेम इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव आप करना है, जानते होंगे फॉर्मूले, जिसको याद है, जिस लड़के को और भाई को, बहन को जिसको फॉर्मूले याद हैं, वो 1 मिनट में इस क्वेश्चन को फोड़ देगा। जब आप इसको पहली इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो दोनों y इक्वल है, देन इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ये भी क्या है, इक्वल। तो सी आर इक्वेशन यहां से क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। जब सेटिस्फाई हो गई तो देन उसके बाद हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जेड यहां पर क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है हर जगह। उसके बाद एफ ऑफ, यहाँ एफ डैश जेड और निकालना है, एफ डैश जेड और निकालना है, ये आपके पास एफ डैश जेड है, ठीक है। जब ये आपके पास एफ डैश जेड है तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि हाँ सर बिल्कुल पता है, ऊपर से पटक दूंगा मैं यहाँ पर, तो मैंने पटक दी। उसके बाद आई हमारा सेम है, तो क्या सर इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। कहां पर दे रखी है, ये आपके पास क्या है, वी है, ये आपके पास क्या है, वी, तो ये वी रही। तो उसके बाद ये वैल्यू हमने यहां पर लिख ली, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला किसका बन जाता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a प्लस b का फॉर्मूला बन जाता है। तो cos a प्लस b मतलब x प्लस आई वाई की जगह आपको क्या रखना है, h जेड रखना है। भाई जेड बराबर, बार बार मैं बोल रहा हूं, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई होता है, तो जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई रख दिया है मैंने यहां पर। तो ये आपके पास एफ डैश जेड हमने यहां पर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हालांकि ऐसा नहीं है कि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या, यूजिंग सीआर इक्वेशन का यूज करिए। उसके बाद ये आपको दिखाना है कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है एनी पॉइंट पर, ये आपको बताना है। तो यहां पर वही क्या करते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी, तो जेड मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी। उसके बाद यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर आप होल स्क्वायर क्यों, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, आई का स्क्वायर करेंगे, आई का स्क्वायर, ठीक है, देन उसके बाद वाई का स्क्वायर। तो ये आपके पास मोड में है, तो इस वजह से ये प्लस आएगी। भाई ये मोड में, कोई बोलेगा सर ये आई का स्क्वायर करेंगे, आई की वैल्यू तो -1 होती है। जब -1 मोड का आप रूल जानते होंगे, कोई भी नेगेटिव वैल्यू मोड में होती है तो उसे बाहर निकालते हैं, तब वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर इसको फिर कंपेयर करेंगे किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, कौन सा रियल पार्ट है। तो यहां पर आप देखेंगे कि सर यहां पर तो हमें आई वाला कोई टर्म दे ही ना रखा, जब आई वाली टर्म नहीं दे रखी है तो क्यों घबराना भाई। तो आई बराबर जो वी बराबर है उसको 0 मान लो, और यू बराबर ये है, तो यू जो बराबर इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर हमने वही लिख रखा है नेक्स्ट स्टेप में, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और v बराबर 0 लिख लिया। उसके बाद फिर क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। अब क्या देखिए, ये और ये इक्वेशन क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं सर ये तो इक्वल नहीं है। क्या ये और ये इक्वेशन इक्वल है, नहीं सर ये भी इक्वेशन इक्वल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं क्या ये सी आर इक्वेशन को ये सेटिस्फाई बेसिकली नहीं कर रही है, बट यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ बस एक्सेप्ट ओरिजिन को छोड़कर ये कहीं पर भी फंक्शन एनालिटिक नहीं है।
बात क्लियर है ना। ओरिजिन को छोड़कर, ओरिजिन क्या होता है आप जानते होंगे कि जहां पर x और y क्या होते हैं, 0 0 रहते हैं। तो यहां पर x और y की वैल्यू क्या है, 0 0 है। तो उसको छोड़कर ये जो फंक्शन है ये क्या है, एनालिटिक नहीं है। एक्सेप्ट ओरिजिन, यही लिखना है आपको एग्जाम टाइम में। और उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आने वाला है वो एकदम फर्राटेदार और इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2018-19 में भी आया हुआ है और 15-16 में भी ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे आप एक बार, क्वेश्चन को रीड करेंगे, बिल्कुल केयरफुली रीड करना है। और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट घबराना नहीं है, ठीक है, एकदम कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन को रीड कर लिया रीड। प्रूव दैट सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, सेटिस्फाई। देन उसके बाद एट z इज इक्वल टू 0 बट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0। और ये भी दिखाना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये z इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सबसे पहले सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है ना। वही सेम दूसरा, ये कुछ इस टाइप से एग्जाम में लैंग्वेज चेंज करके आ सकता है, तो ये आपके पास है। ओके ना, ओके, तो चलें करें स्टार्ट कि हाँ सर करिए स्टार्ट। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आया हुआ है, ये हम करते हैं। तो यहाँ पर जो हमको वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी एक बार हम क्वेश्चन की तरफ नजर कर लेते हैं। तो आपने तो लिख ही रखा होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 एक्स प्लस आई वाई, तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहां पर मैं क्या करता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूं। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद लिख ली। और ये जो नीचे वाली टर्म है वो हमारे पास क्या है, सेम है, ये ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करा, ये जो टर्म है, ये जो वाली टर्म है जिसके ऊपर मैं पेंसिल फिरा रहा हूं, ये वाली, ये जो टर्म है इसको मैं अलग लिख रहा हूं और इस वाली टर्म को मैं अलग लिख रहा हूं। और ये जो डिनोमिनेटर वाला है इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू को मैंने अलग अलग लिख लिया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक धेले की परेशानी हमको नहीं है। उसके बाद यहां पर सेम हम वही करते हैं, क्या, u प्लस आई वी। तो u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू सर ये रही, और v की वैल्यू क्या है सर, v की वैल्यू ये रही। अब यहां पर वही फंक्शन, देखिए अगर मैं इसका वो निकालने बैठ जाऊं डिफरेंशिएशन तो काफी टाइम लगेगा। तो फिर ऐसे केसेस में हम जो यूज करते हैं वो हम क्या करते हैं, लिमिट चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला वन शॉट आप जाके देखेंगे तो डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला आपको पता ही चल जाएगा क्या है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर इसकी वैल्यू 0 आएगी। सेम ऐसे ही वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तब भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। सेम ऐसे ही वी के रेस्पेक्ट में, वी को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तब भी 0 आएगी, और वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे वी को तब भी इसकी वैल्यू 0। तो चारों वैल्यू यहां पर क्या है, 0। तो सीआर इक्वेशन तो वैसे ही सेटिस्फाई हो गई। जब वैल्यू चारों इक्वेशन क्या आ गई 0, तो सीआर इक्वेशन क्या हो गई, यहां पर सेटिस्फाई हो जाती है। तो हमने यही लिख रखा है, सीआर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब डिफरेंशिएबिलिटी एट ओरिजिन 0 0, यहां पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, यहां पर 0 है, ठीक है। जब x और y की वैल्यू 0, तो वहीं पर डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द लिमिट। तो वही z की वैल्यू 0, z की जो लिमिट है वो 0, f ऑफ z माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन z। z की जो भी वैल्यू थी, z की क्या वैल्यू थी, z की जो क्वेश्चन में दे रखी है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग z की वैल्यू लिख लेंगे हम यहाँ पर। और ये z बराबर क्या है, x प्लस आई वाई। तो f ऑफ z क्या था, f ऑफ z ये वैल्यू थी भाई, f ऑफ z ये पूरी वैल्यू है, ये f ऑफ z की वैल्यू है। और ये जो x प्लस आई वाई लिखा है ये क्या है, z की वैल्यू ओनली, और यहाँ पर ये क्या है 0, ठीक है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां पर हमने वही कि लिमिट आपको डिफरेंशिएबिलिटी एट ओरिजिन, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। पीछे आप देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। इसको जब ऊपर ले जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं, और ये ऊपर जाएगा इससे, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं, हो जाएगा। देन उसके बाद ये टर्म और ये टर्म आपके पास बच जाती है, और ये टर्म हमने यहाँ पर लिख रखी है।
लिख ली। क्या किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई भी परेशानी अभी तक हमें आई नहीं है, आपके होते हुए थोड़ी आ जाएगी। उसके बाद y इज इक्वल टू एम एक्स, जहां पर y है उसकी जगह एम एक्स वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर एम एक्स, यहां पर भी एम एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो, ठीक है, x की जगह x के प्लेस पर x की जो लिमिट है वो जीरो है, तो वही y की जगह mx पुट करना है, तो y की जगह mx पुट करा, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर mx पुट कर दी। तो सेम ऐसे यहाँ पर आप पुट करेंगे। तो यहाँ पर अब एक बात ध्यान से सुनिए, बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये 7 कहाँ से लिख दिया। देखिए ये x की पावर 5 है और ये x की पावर 2, तो x की पावर 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए, और m की पावर 5 यहाँ पर क्या है? सेम। उसके बाद यहाँ पर x की पावर 4, तो यहाँ पर x की पावर 10 आएगी और m की भी पावर 10 आएगी, तो x की पावर 4 में यहाँ से कॉमन ले सकता हूं, ये हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद यहां पर क्या 1 प्लस m की पावर 10, x की पावर 6 बचेगी या नहीं। उसके बाद m की पावर 5 और ऊपर जाएगा, ये जो x की पावर 4 है ऊपर जाएगा, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, तो x की पावर 3 बचेगी, और नीचे वाली टर्म क्या है? सेम है। नीचे वाली टर्म क्या है? सेम है। ठीक है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? बस ये यहां तक लिमिट आपको रखनी है, जो भी आप लिमिट रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा? जीरो आएगा। भाई आप इसकी जगह जीरो रखेंगे तो जीरो, अब एक टर्म जीरो होनी चाहिए तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, या नहीं। फिर अलोंग y की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पर y की पावर 5 है उसकी जगह आप एक्स स्क्वायर रख दीजिए। y की पावर 5, भाई y की पावर 5 कहां पर है? अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्वेश्चन, तो ये y की पावर 5 है, तो इसकी जगह y की पावर 5 की जगह क्या रखना है? एक्स स्क्वायर रखना है। तो यहां पर आप क्या रख देंगे? एक्स स्क्वायर आपने वैल्यू पुट किया। सेम ऐसी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आप पुट कर देंगे। भाई बेसिकली हमारे पास क्या है? भाई ये क्वेश्चन आप दिखा देता हूं, बेसिकली ये इक्वेशन है हमारे पास। यहाँ पर y की पावर 5 है, ये आपके पास y की पावर 5 है, इस y की पावर 5 की जगह एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है? एक्स स्क्वायर वैल्यू को पुट करना है। तो सेम ऐसे ही सेम नीचे हम पुट कर देंगे, तो जब आप पुट कर देंगे तो ये आपके पास 2x की पावर 4, इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो ये आपके पास f ऑफ किसके लिए? ये y के लिए, ये y के लिए, तो y के लिए क्या आएगा? 1/2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जब 1/2 वैल्यू, ये और ये दोनों वैल्यू क्या इक्वल है? नहीं सर, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है? लिमिट यूनिक नहीं है और डिपेंड करती है किसी पाथ पर। तो यहाँ पर f ऑफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके ना, चलें करें स्टार्ट, करें। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ये भी सेम जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम करना आपको वही है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करा? इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ करी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर ली। उसके बाद सेम एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है। अब उसके बाद हमने क्या करा? i को हमने यहां से कॉमन, यहां पर आई है, तो i को हमने कॉमन लिया, और ये जो टर्म रियल वाली टर्म है उसको एक तरफ लिख लिया, ये लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करा? ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इसको अलग करा, देन उसके बाद इसको और इसको अलग किया, देन उसके बाद इसको v माना और इसको हम क्या मानते हैं? u मानते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि हाँ CR इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, तो अब इसको अलग अलग हम डिफरेंशिएबल करते हैं। तो सेम यही पीछे वाला क्वेश्चन बन गया है, नहीं बन गया? तो भाई आपको लिमिट के अकॉर्डिंग का फॉर्मूला चेक करिए। जैसे आप लिमिट का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर लिमिट अब की बार क्या आएगी? इसकी 1, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर 1 आएगी। सेम ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर -1 आएगी। ठीक है ना? ये फॉर्मूला जब आप चेक करेंगे, लिमिट रखेंगे, तब आपकी समझ में आएगा। तो इसलिए मैं बार बार आपसे रिकमेंड, बार बार आपको सजेशन कर रहा हूं कि सबसे पहले वन शॉट आप देखिए ही। ठीक है, देन उसके बाद यहां पर डेल v को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, और v को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तब भी 1। तो 1 1 1 वैल्यू आपके पास आ ही रही है। जब यहां पर आप देखेंगे तो CR इक्वेशन ऑलमोस्ट क्या पूरी ही सेटिस्फाई हो जाती है। जब ये पूरी ही सेटिस्फाई हो गई CR इक्वेशन, तब हम यहां पर चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब कंटिन्यूटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग z नॉट इज इक्वल टू 0, यहां पर ये है
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो यहां पर हमने वही लिख रखा है कि x नॉट इक्वल टू 0 जेड और जेड नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 0 y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने लिख रखी है। उसके बाद यहां पर हमने लिख रखा है कि यहां पर ओरिजिन के लिए, किसके लिए, ओरिजिन के लिए, तो लिमिट हम लगाएंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 0। तो वही सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है, लिमिट का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फॉर्मूले वैल्यू लिख ली जो क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर x के लिए और y के लिए, दोनों के लिए वैल्यू क्या है, 0। तो ये सेम टर्म आपके पास एज इट इज है, अभी तक हमने कोई चेंज नहीं किया है और इस इक्वेशन का हम नाम दे देते हैं 1। तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है, 1 है। तो सबसे पहले वही y इज इक्वल टू mx के लिए, y इज इक्वल टू mx के लिए, जहां पर y है उसकी जगह mx पुट कर दिया, वैल्यू को पुट किया, और सेम ऐसे ही उसके बाद x की लिमिट आप रखते जाइए, x कॉमन लिया यहां से, देन उसके बाद यहां से पूरे में से x कॉमन लिया, यहां पर x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट करेंगे और x की लिमिट यहां पर रखेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 0, क्योंकि यहां पर कोई वैल्यू है ही नहीं। तो यहां पर ये f ऑफ z क्या आएगा, 0 आएगा, f ऑफ z क्या आएगा, यहां पर ये 0 आएगा। समझ में आई, आगे ना बात समझ में। सेम ऐसे ही y एक्सिस के लिए x ऑफ z इज इक्वल टू 0 और देन उसके बाद वही सेम आपको वही वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे, y की पावर 3 माइनस 1 प्लस i, इससे इसको स्क्वायर कैंसिल आउट, तो y बचेगा, y की लिमिट रख देंगे। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स क्यूब था, तो यहाँ पर एक्स बचेगा या नहीं, और एक्स की जब आप लिमिट रखेंगे 0, और यदि आप 0 की वैल्यू किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर f ऑफ z क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पर f ऑफ z भी क्या आ जाएगा, 0। तो दोनों वैल्यू क्या आई है, 0 0 आई है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस है। ये जो वैल्यू है, ये जो आपके पास फंक्शन है, ये आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंशिएबल का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, ओके, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 और 10 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 प्यारा सा खूबसूरत सा नन्ना सा मुन्ना सा, हाँ सर क्या बात है, नन्ना सा मुन्ना सा वही है मेरे लिए, नन्नी सी मुन्नी सी, क्या करें, चलिए छोड़िए, वही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब की बार हमारा टॉपिक चेंज हो गया है, सो दैट आपके पास ये आपके पास फंक्शन दे रखा है, ये आपको हार्मोनिक आपको बताना है। हार्मोनिक के लिए आपको क्या होना चाहिए कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर सबसे पहले u की वैल्यू आपको दे रखी है, जो u है वो हमने लिख लिया। सबसे पहले हम देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि हार्मोनिक फंक्शन मतलब लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो आपके पास होता है। तो यहां पर ये जो आपके पास है, ये जो लिखी गई है, ये लाप्लास इक्वेशन है। ठीक है, लाप्लास इक्वेशन को ही हम हार्मोनिक, बेसिकली हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। तो लाप्लास के लिए ये होना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले डायरेक्ट तो हम स्क्वायर कर ही नहीं सकते भाई, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर एक्स के रेस्पेक्ट में यू को डेरिवेटिव करिए, देन उसके बाद फिर इसको, ये जो आपके पास आया इसको अगेन डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, सेम ऐसे यहां पर फिर हम इसको क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, उसके फिर इसको फिर दोबारा y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। जब दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो हम देखेंगे क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, मतलब 0 हो रही हैं। जब 0 हो रही हैं तो हम बोल देंगे कि हाँ u यहाँ पर क्या है, एक हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स क्यूब, सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के 3y स्क्वायर बचेगा। उसको अगेन डेरिवेटिव करेंगे, इसको करना है, उसको नहीं करना, इसको करना है, ये जो नई वाली आई है इसको अगेन डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो 3 दूनी 6x, यहाँ पर x नहीं है तो 0 सभी का, तो ये आपके पास फाइनल आता है। सेम ऐसे यहाँ पर
y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर y तो है नहीं 0, यहाँ पर y है तो माइनस के 4x, यहाँ पर y है तो 3 दूनी 6xy, ठीक है। देन उसके बाद फिर इसको इसी को अगेन करना है y के रेस्पेक्ट में, यहाँ तो y नहीं है 0, यहाँ पर y है तो माइनस के 6x, ये आपके पास हो गया, ठीक है ना। और फाइनल में इक्वेशन नंबर 2 ये है इक्वेशन नंबर 1, तो दोनों को आप ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे माइनस 6x से प्लस 6 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है। और जब कैंसिल आउट होके क्या आया है, 0 आया है। जब 0 आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या हो गया वो, यू सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन हो गई है, ठीक है ना। समझ में आई है ना, एकदम हाई और जोश के साथ पढ़ना एकदम, ठीक है। तो यू यहां पर क्या है, एक हार्मोनिक फंक्शन है। Is that clear ना। क्वेश्चन नंबर 12 इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एकेटीयू एग्जाम, तो स्किप नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि वेरी वेरी 2015-16 में बेसिकली क्या होता है कि एकेटीयू ने क्या रूल बना रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नोटिस करेंगे तो वो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाता है। जैसे यहाँ पर 15-16 लिख रहा है तो वो 15-16 और 14-15 के ही मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। जहां तक मैंने नोटिस किया है ये बात, भाई फिर भी आप नोटिस कर ही सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, सबसे पहले वही हार्मोनिक फंक्शन, उसके बाद इसमें कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन और निकालना है, ठीक है ना। तो इसलिए 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, इससे पहले वाला 7 नंबर का नहीं था, ठीक है ना, तो वो तो आप फोड़ ही देंगे। चलिए, तो यहां पर u आपके पास दे रखा है फंक्शन, तो सबसे पहले यहां पर देखिए u x, y इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो यहां पर आपने लिख लिया पहला फंक्शन ये है एक्स वाई। तो सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, कर दिया, y आया। सेम ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे, सेम इसको अगेन डेरिवेटिव करेंगे 0, अगेन डेरिवेटिव करेंगे 0। तो ये क्या आया आपके पास, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है ये हार्मोनिक फंक्शन है। सेम ऐसे ही अब यहाँ पर CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पर CR इक्वेशन को कैसे, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई, तो ये आपके पास है, ठीक है। CR इक्वेशन का भाई यही तो CR इक्वेशन होती है, यहाँ पर CR इक्वेशन को यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम लेट वी बी द हार्मोनिक कॉन्जुगेट, यहां पर ये जो आपके पास ये u था, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ये आपके पास u है, v नहीं है, बट यहां पर v आपको निकालना पड़ेगा। तो ये यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है उसको हम v मानेंगे ऑफ uk को, ठीक है। तो v इज इक्वल टू वी एक्स ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। इसको डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर एक फॉर्मूला आप बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला ही होता है, बोल ही क्या सकते हैं, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई, ठीक है। यहां पर अब इसको, ये CR जो इक्वेशन है इसको यहां पर हम यूज करने वाले हैं। कहीं पर भी डी वी, जहां पर डेल वी अपॉन डेल एक्स है, डेल वी कहां पर है, डेल वी अपॉन डेल एक्स है, तो उसकी जगह माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई आपको रखना है, तो यहां पर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा। जहां पर डेल वी अपॉन डेल वाई है, जहां पर डेल वी अपॉन डेल वाई है, तो उसकी जगह डेल यू अपॉन डेल एक्स आपको पुट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में यही वैल्यू को आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमने वही वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया, ठीक है ना, ये कर दिया यहां पर, ठीक है। कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने ये वैल्यू आपको दे रखी है पीछे से, अभी हमने लिखा रही थी डेल वी अपॉन डेल वाई, भाई अगर आपको ध्यान हो डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई दिख रहा है ना क्वेश्चन 12, आई थिंक देखिए ये रहा। तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या है, एक्स है आपके पास, तो ये एक्स हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा x, माइनस है तो माइनस हमने, सेम ऐसे ये वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, और dx और dy इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप लिख लेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो v इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि सर x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन आपने कर दिया इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास v आ गया, और वो आपके पास क्या था, u था, तो u और v आपके पास आ गया। बट
U और V आर सैड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो यहां पर एक दूसरा पार्ट और था, आप दूसरा पार्ट देखेंगे तो ये दूसरा पार्ट क्वेश्चन में ही था। तो अगर आपको ध्यान दिया जा रहा हो क्वेश्चन पर U इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस के वाई, तो ये आपके पास दूसरा पार्ट था। तो दूसरा पार्ट हमने यहाँ पर लिख लिया। सेम अब वही डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही जो प्रीवियस अभी इससे पहले क्या है, फिर इसको V के रेस्पेक्ट में करेंगे, देन उसके बाद फिर जो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू थी वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये वैल्यू हमने निकाल रखी है तो ये वैल्यू रख दी, ये वैल्यू भी है तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। फिर क्या करें, डेरिवेटिव आपको करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। भाई ये आपके पास डेल वी है इज इक्वल टू, यहां पर हमने क्या करा, इसको 2xy को यहां पर 2x प्लस ये आपके पास 2y प्लस 1 है, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। भाई इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके पास आएगा, देन उसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर u प्लस आई बी, यू की वैल्यू क्या है वो ये है। भाई u की वैल्यू क्या है आपके पास, u की वैल्यू क्या है सर, u की वैल्यू तो अभी क्वेश्चन में ही दे रखी है, u बराबर ये है आपके पास। और सर v की v सर v तो ये निकाला हमने तो v ये रहा, तो u प्लस आई बी वैल्यू आप पुट कर देंगे, फाइनल आंसर आपके पास होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सो दैट आपको वही आपको करना है कि हार्मोनिक, सबसे पहले हार्मोनिक दिखाना है, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट निकालना है हार्मोनिक का। ठीक है, 2013-14 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा बट इतना है नहीं। जो स्टेप्स, यदि आपको स्टेप याद हैं तो लेंथी बिल्कुल भी नहीं है, बस स्टेप्स करते जाइए आंसर आता जाएगा। सबसे पहले u आपको दे रखा है, सॉरी अब की बार यहां पर दे रखा है v, तो v आपको दे रखा है तो v के अकॉर्डिंग हमने यहां पर लिख लिया। सेम ऐसे ही सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो स्टूडेंट यहां पर दो फंक्शन है, यहां पर क्या है दो, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज करते हैं, जैसे ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास सेकेंड फंक्शन है। सेम ऐसे ही करना आपको कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x का अगेन -1। ठीक है, और ये सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में cos y, यहाँ पर है ही नहीं x तो इसका क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा cos y आपके पास बचेगा, तो डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव करना आता ही होगा। सेम ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर फिर क्या करना है आपको, अगेन इसको, ये जो आपके पास है डेल v अपॉन डेल x, इस वाली इक्वेशन को अगेन डेरिवेटिव करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x, कर लेंगे। वही यहां पर क्या करना पड़ेगा, वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, फिर अगेन यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा, ये सेम रहेगा। ठीक है ना, वही आपको करना है। सेम ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में इसको कर लेंगे, तो आप इजीली क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ही डेरिवेटिव कर लेंगे तो ये आपके पास फाइनल आ जाएगा। और आप जानते हैं जब डेरिवेटिव आप कर लेंगे तो हार्मोनिक के लिए क्या होता है कि उसकी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए, तो ये वैल्यू भी आपके पास है। ये वैल्यू कहाँ है सर, x वाली ये रही, तो ये वैल्यू हमने x वाली वैल्यू लिख ली है यहां तक, आई थिंक यहीं तक है। ठीक है, देन उसके बाद ये वैल्यू कहाँ है सर, ये वैल्यू ये रही, तो ये वाली ये रही, तो e की पावर -x से यहां तक ये वैल्यू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, 0 आपके पास आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी, यहां पर 0 आपके पास आ जाएगी। जब 0 आपके पास आ जाएगी तो हम बोल सकते हैं v सेटिस्फाई है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और u यहां पर क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। v यहां पर क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। क्लियर है इतना क्वेश्चन, क्लियर कि हाँ सर इतना तो क्लियर है। अब वही ये आपके पास v दे रखा है क्वेश्चन में, बट आपको u निकालना है, तो u के लिए वही क्या करते हैं, पीछे से वही जो हम करते हैं अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में करते हुए आए हैं, तो वही आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम डेल u अपॉन डेल x की जगह ये कहाँ से आता है, CR इक्वेशन से आप वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो इसलिए CR इक्वेशन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है ना, CR इक्वेशन हार्मोनिक
फंक्शन 2 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये यहाँ से वैल्यू को पुट किया सीआर इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये वैल्यू को पुट किया, तो ये वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, दोनों वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर देंगे, पटक देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसको इंटीग्रेशन आप करते जाएंगे। तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर बाई पार्ट्स रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाई पार्ट्स। तो सेम ऐसे यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पर y कांस्टेंट चलेगा, x यहाँ पर दूसरे केसेस में x कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो माइनस है वो बाहर चले जाएगा, e की पावर x अंदर आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये आपके बार क्या करेगा, ये इंटीग्रेशन कर देंगे, देन उसके बाद x e की पावर x, यहाँ पर ये बाई पार्ट्स फिर अगेन लग देंगे। तो इंटीग्रेशन आप इजीली कर ही सकते हैं, इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हैं, कर लेंगे ना। तो ये सॉल्यूशन है, आपको इसको थोड़ा सा लेंथी है बट फिर भी आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, फिर थोड़ी सी वीडियो क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, तो चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, चाहे अगर उतना छोड़कर आएंगे, आप वैल्यू को पुट करेंगे, 1-2 स्टेप सॉल्व करेंगे तो दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर भी पूरे के आधा नंबर आपका डिटेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको फुल मार्क्स दिए जाएं, ठीक है। आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा आप उसको कम से कम 1-2 बार आप इंटीग्रेशन करके आइए, ठीक है ना। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, सो दैट द फंक्शन, ये आपके पास फंक्शन है, ये हार्मोनिक आपको दिखाना है और इसका कॉन्जुगेट भी आपको निकालना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है। तो u आपके पास है, तो u आपके पास, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन एक्स, जैसे पीछे एक ऐसे ही क्वेश्चन था या नहीं, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या है अगेन करेंगे तो 2x आएगा, तो उस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है नहीं, हाँ सर। उसके बाद फिर इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पर अब की बार लगेगा क्या, कोशेंट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो 2 फंक्शन है, तो क्या करते हैं हम, पहले सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड का होल स्क्वायर, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन, माइनस के और यहाँ पर सेकंड फंक्शन एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये आपके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज रहता है यहाँ पर, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, आई एम सॉरी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेकंड का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो x का करेंगे, तो ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन, भाई ये आपके पास सही, पहली बार ठीक था यार, आई एम सॉरी यार, फॉर्मूला क्या गड़बड़ हो रही है अंकुर सर, क्या कर रहे हैं आप भी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन क्या है, एज इट इज, माइनस, अब सेकंड का डेरिवेटिव तो 2x स्क्वायर का 2x, ठीक है, 2x, और फिर x ये आएगा, तो इसलिए x स्क्वायर हमने डायरेक्ट लिख दिया। आगे ना बात समझ में, आगे ना समझ में, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, सेम यहाँ पर 2x स्क्वायर में से प्लस के x स्क्वायर जाएंगे तो माइनस के x स्क्वायर बचेगा, तो ये आपने सॉल्व कर लिया। सेम ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में फिर y का, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाई, क्वोशिएंट रूल लगाई गए, क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये स्क्वायर है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ये स्क्वायर है इसका, ठीक है ना, समझ में आया ना क्वेश्चन। देन उसके बाद इसको आप जब वैल्यू को रखेंगे तो ये आपके पास u यहाँ पर क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा, u यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन। तो यहाँ पर फिर वही dv के लिए, तो dv के लिए ये फॉर्मूला बाय द यूजिंग CR इक्वेशन, CR इक्वेशन के लिए ये जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग हम u की टर्म में लिख देंगे दोनों वैल्यू को, और ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, जो वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आप देखेंगे ये जो फॉर्मूला है ये आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे डेल बी इज इक्वल टू यहाँ पर x dy माइनस के y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ठीक है। देन उसको इसको यहाँ पर हमने डेरिवेटिव, तो ये आप देखेंगे तो ये x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बचेगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स का, ठीक है। तो ये tan इनवर्स y अपॉन एक्स का जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। समझ में आइए ना, आ गया ना समझ में भाई। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे भाई, पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ये डी मतलब क्या है, ऑपरेटर डी डिफरेंशिएशन है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वी का वी हो जाएगा भाई, डी से डी कैंसिल आउट, तो वी इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ऐसे कर लीजिए आप, जैसा भी आपको ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट, इट इज अ इंपॉर्टेंट एनालिटिक फंक्शन, इसका रियल पार्ट आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर u की वैल्यू आपको दे रखी है कि u बराबर ये है, ठीक है। हुज रियल पार्ट इज, जिसका रियल पार्ट, और रियल पार्ट को ही तो हम u मानते हैं, रियल पार्ट आपको ये है, एनालिटिक फंक्शन आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले रियल पार्ट डेल u अपॉन डेल एक्स, एनालिटिक के लिए क्या होना चाहिए, CR इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वही, देन उसके बाद सेम ऐसे यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में कर देंगे, कर दिया। अब पीछे बोलेंगे सर ये क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या मसला है। तो ये यहाँ पर φ1 x, y, ये φ2 x, y है। अब यहाँ पर बेसिकली है क्या है, देखिए यहाँ पर एक्स वाई ये पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म है, ये पूरी, ठीक है। इसको हमने φ1 x y मान लिया। यहाँ पर देखिए जहाँ पर x है, जहाँ पर x है उसकी जगह आपको z पुट करना है, जहाँ पर y है उसकी जगह 0 पुट करना है। जहां पर x है उसकी जगह 0 z पुट करिए, जहां पर y है उसकी जगह 0। इस वाली इक्वेशन में जब आप पुट कर देंगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, आप बोलेंगे कि हाँ सर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दीजिए, तो बस 1 मिनट रुक जाइए, हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं अपने से ताम तबीले को। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना बिल्कुल केयरफुली। ओके, तो सबसे पहले हम इसको ही लिख लेते हैं यहाँ पर, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x कॉस 2y देन प्लस 2 ई की पावर 2x x कॉस 2y माइनस के y साइन 2y, ठीक है। ये है, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा, इसको मैंने φ1 माना, φ1 x, y, और ये जो इक्वेशन है वो पूरी क्या है, सेम है, ये पूरी इक्वेशन क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पर क्या मानता हूँ, इस φ1 को जो यहाँ पर x की जगह आपको z पुट करना है और y की जगह 0, इस इक्वेशन में जहाँ पर x है उसकी जगह क्या पुट करना है, z, और y की जगह 0। यहाँ पर e की पावर 2x की जगह z और cos 2 0, ठीक है, पुट कर दो क्योंकि यहाँ पर y है तो 0। देन उसके बाद प्लस 2 ई की पावर 2 x की जगह z, उसके बाद x की जगह z cos 2 और 0, ठीक है, माइनस के y की जगह आपको 0 मल्टीप्लाई साइन 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, ये वैल्यू आपने पुट कर दी, इज इक्वल टू ई की पावर 2z। cos 0 की वैल्यू क्या रहती है, cos 0 की वैल्यू 1 रहेगी, तो ये 1। उसके बाद यहाँ पर 2 प्लस का साइन लगेंगे, 2 ई की पावर 2z, यहाँ पर क्या है z, cos 0 की वैल्यू 0, तो ये आपके पास z बचेगा, और ये आपके पास ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 0, तो इसको तो लिखेंगे नहीं। तो यहाँ से क्या कॉमन आया, यहाँ से कुछ कॉमन है कि हाँ सर बिल्कुल कॉमन है, तो ई की पावर 2z कॉमन यहाँ पर, तो 1 प्लस 2z आपके पास आएगा, ये φ1 z ऑफ 0 आएगा, φ1 z ऑफ 0 ये आपके पास आएगा, ठीक है ना। तो अब इसको देख लेते हैं क्या यही है, बिल्कुल आप देखेंगे तो यही वैल्यू आपके पास है, e की पावर 2z और 2z प्लस 1, ये φ1। सेम ऐसे ही, सेम उसी टाइप से आपको डेल y में ही वैल्यू पुट करना है, ठीक है। डेल y में करेंगे तो ये आपके पास आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी। समझ में आया ना,
आ गए ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, इजी है, इजी है। डेरिवेटिव अगर आप पे आता है तो इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए, ठीक है, रट लेंगे तो ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बाई माइलिन थॉमस मेथड के अकॉर्डिंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये 5-1 हमारे पास पीछे था, सेम ऐसे ही 5-2 हमारे पास पीछे था। तो दोनों वैल्यू को आप यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पर तो ये 0, तो ये बस ये वैल्यू बचेगी, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन देखेंगे दो पार्ट्स में, तो दो पार्ट्स में तो बाई पार्ट्स यहाँ पर लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपने सुना होगा इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया, और जैसे ये अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इस 2 से ये जो 2 है वो कैंसिल आउट, और e की पावर 2z का e की पावर 2z उस 2 का अगेन करेंगे तो 1/2 इस टाइप से आता है, और यहाँ पर x आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। और ये f ऑफ z इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो z e की पावर 2z प्लस के c आपके पास रहेगा, ठीक है ना, प्लस में c और चलेगा, ठीक है, C1 लिखो, C लिख दीजिए। क्लियर है ना क्वेश्चन। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। इमेजिनरी पार्ट दिया है, अब की बार यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट दिया है, तो इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों ही क्वेश्चन 7 नंबर में आ सकते हैं, समझ में आई ना बात। तो यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट है और उसमें ये रियल पार्ट था, इस वाली क्वेश्चन में रियल पार्ट था, इसमें ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट को v बोलते हैं, तो v आपके पास है, तो सबसे पहले डेल v अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, वही सेम ऐसे ही डेल v अपॉन डेल वाई, वही हमने यहाँ पर देखिए, वहां पर मैंने फाई माना था, यहाँ पर साई माना है, तो आप मान लीजिए कुछ भी मानिए, फाई मानिए, साई मानिए, बीटा मानिए, लैम्डा मानिए, जो आपको मानना है वो आप मान सकते हैं, ठीक है ना। वही इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया कि ये आता कैसे है, ये यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया कि हाँ, ये जो साई 1 की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है, 0 है। सेम ऐसे ही इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करके दिखाया कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। ये आप देखेंगे साई 1 की वैल्यू यहाँ पर 0 मैंने प्रूफ कर दी है। वही x ऑफ x, y, तो जहां पर x है वहां पर z पुट कीजिए, जहां पर x है उसकी जगह z, y की जगह 0, इसमें पुट कर देंगे तो वैल्यू आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम ऐसे यहाँ पर हमने उस फाई 2 को सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। जब दिखा दिया बाय यूजिंग मिलेन्स थॉमस मेथड के अकॉर्डिंग, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूले को आप याद कर ही लेंगे। देन उसके बाद जो भी वैल्यू दे रखी है, क्योंकि उसकी तो पहली वाले की वैल्यू 0 थी, बचा ये वाली टर्म, तो इस टर्म के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए अगेन वही बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग आप इसको आंसर, फाइनल आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। फाइनल आंसर लिख देंगे या नहीं लिखेंगे भाई, बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग लिख देंगे, या आई सेम है 1 माइनस जेड और ई की पावर माइनस के जेड, माइनस के बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करते हैं, इसको, ये जो आपके पास सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं। उसके बाद हमने क्या करा, ये आपके पास क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे, आप इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे, नहीं होगा क्या भाई, अरे यार तुम भी कैसे बच्चे हो सर, क्या बात कर रहे हैं आप, एक बार सॉल्व करके बता दीजिए। ये आपके पास देखिए, ध्यान से देखना बिल्कुल एकदम केयरफुली। आई भाई कैमरा, अरे कैमरा मैन रुक जाना, आई जेड माइनस 1 और ई की पावर माइनस जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड, ये है आपकी बात, ठीक है। और उसके बाद सी वगैरह तो वो तो हम बाद में लगा लेंगे, अब पहले आई ये हमारा सेम है, उसके बाद यहाँ पर ई की पावर माइनस जेड और जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड, ठीक है, प्लस और ई की पावर माइनस जेड। भाई आई बात समझ में नहीं,
इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये आपके पास इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये आपके पास इसकी, और ये आपके पास सेम एज इट इज है। अब यहाँ पर एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, बची ये वाली टर्म बचगी ना, तो जेड ई की पावर माइनस जेड और प्लस सी। सर सी तो आपने लगाया नहीं, ये तो मिस्टेक कर दिया पड़ा, तो ये सी हमने लगा दिया। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा है? ए पार्ट है। तो ए पार्ट को ध्यान से देखना, वही सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पर हार्मोनिक फंक्शन आपको बताना है, देन उसके बाद इसका कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड रियल पार्ट आपको बताना है। ठीक है, रियल पार्ट क्या है वो आपको बताना। तो सबसे पहले u की वैल्यू आपको दे रखी है, तो u आपने लिख लिया u। उसके बाद x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसको y अगेन x के रेस्पेक्ट में कर देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने आमने सामने लिखा, सेम ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सेम अगेन इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो जब कॉम्प्लेक्स के लिए क्या लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो तब हम बोल सकते हैं कि हार्मोनिक है। तो यही लाप्लास की इक्वेशन जो भी रहती है वो, उसके अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि सर ये जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट कर रही है, क्योंकि देखिए 12y स्क्वायर प्लस के ये माइनस के कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस के ये प्लस के कैंसिल आउट, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कैंसिल आउट कर रही है। तो ये आपके पास क्या हो जाती है? u ऑफ x, y इज ए हार्मोनिक फंक्शन। क्लियर ना? ओके, क्लियर 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 ना? ओके मेरे प्यारे बच्चों, सर हम तो आपके भाई जैसे हैं, बहन जैसे। बहन? हाँ बिल्कुल बहन लगती हो भाई, क्यों नहीं लगती हो आप? तो डेल वी इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला अगेन आपको सी आर इक्वेशन का यूज करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम करते आए हैं। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है, पीछे से उठा के रख देंगे, पटक देंगे एकदम, और ये वैल्यू भी पीछे से उठा के पटक देंगे। यहाँ पे दोनों वैल्यू पटक दी। जब दोनों वैल्यू को आपने पटक दिया, उसके बाद आपको करना क्या? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर x और y, जो x और y है, मतलब y x को एक तरफ करा, y को एक तरफ हमने कर लिया। जब आप कर लेंगे तो इसको डेल v इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा? 4x, यहाँ पर 4x क्यूब y, 4x क्यूब y आपके पास रहेगा। ठीक है, माइनस के d 4x y का क्यूब, ये आपके पास। देन उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, यू प्लस आई वी। अब आपके पास u तो क्वेश्चन में ही है और v आपने निकाल ही लिया है, तो वैल्यू को आप पुट कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है ना? कर सकते हैं ना? इतना तो इजीली कर ही सकते हैं ना भाई। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, जहां पर ये सी आई आएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें जब आप करने जाएंगे तो सी आई आएगा। इस सी आई को मैंने C1 माना है, इस सी आई को मैंने क्या माना है? C1 माना। ठीक है, और जब आप पूरे को कंपेयर करेंगे तो x प्लस आई वाई की पावर 4 आएगा ये। ठीक है, और x प्लस आई वाई, भाई z इज इक्वल टू क्या होता है? x प्लस आई वाई होता है या नहीं होता? तो z की जगह या x प्लस आई वाई की जगह z पुट कर देंगे तो ये z आपके पास आ जाएगा। क्लियर? क्लियर ना? ओके सर, क्वेश्चन सी। ठीक है, सी सेम है, सेम टू सेम है, बस क्या है थोड़ा सा साइन में आ गया है, कॉस में आ गया है भाई। तो v आपको दे रखा है, देखिए इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट मतलब v आपको दे रखा है नहीं कि हाँ सर, तो डेल v अपॉन डेल y निकाल सकते हैं कि बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, cos y का माइनस के साइन y। सेम ऐसे ही यहाँ पर वही क्या करना है आपको, ये y निकाल लिया आपने, तो वही आपको क्या करना है कि सर क्या करते हैं x, y, phi 1 इज इक्वल टू x, y। तो x, y सेम, ये इक्वेशन जो है ऊपर वाली इक्वेशन सेम लिखनी है। उसके बाद psi 1 x की जगह z, y की जगह 0, x की जगह z, x की जगह z और y की जगह 0। तो ये पूरी ही साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरी psi 1 z, 0 की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर? 0। सेम ऐसे ही x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वही x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपके पास, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये वाली टर्म आपके पास सेम एज इट इज बचेगी ही बचेगी। क्लियर है ना? क्वेश्चन क्लियर? सी पार्ट क्लियर? ओके, अब दोनों पार्ट आपके पास आ गया, वही क्या मिलने
थॉमस मेथड, ठीक है, वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सभी वैल्यू और कॉस का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर देंगे। कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा और थीटा, और ये आपके पास आई साइन एच जेड प्लस के सी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसका बी पार्ट है 15 का, देखिए वो बी पार्ट था। एक क्वेश्चन हमने अलग लिया क्योंकि हमें भी लग रहा था कि जो सी पार्ट है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इजी था, तो हमें लगा था कि इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए ये हमने बढ़ा दिया है। ठीक है ना, बी पार्ट है ये आपके पास, तो बी पार्ट आपके पास दिया गया है, वही आपको फाइंड द एनालिटिक फंक्शन आपको फाइंड करना है। एनालिटिक फंक्शन u आपके पास है, तो u आपके पास टर्म जो दे रखी है वो मैंने लिख ली। सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, देन उसके बाद y के रेस्पेक्ट में, सेम ऐसे ही x और y के रेस्पेक्ट में कर लिया। उसके बाद हम करते क्या है, एनालिटिक फंक्शन के लिए करते क्या है कि सर वही करते हैं, वही क्या कि जो आपने एक फॉर्मूला बताया था ना, इसकी जगह यहाँ पर सी आर इक्वेशन जो यूज करते हैं, वही सी आर इक्वेशन आपको यहाँ पर यूज करनी है। तो सी आर इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है ना, वो सी आर इक्वेशन में बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको याद होनी चाहिए। ये जो टर्म है ये टर्म क्या सर हमारे पास है, बिल्कुल है। क्या है, माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई, तो 3x² माइनस के 3x² माइनस के 3y, तो क्या सर ये टर्म है, बिल्कुल है, 6xy ये आपके पास है। ठीक है, उसको फिर यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि देखिए इंटीग्रेशन करेंगे v इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो यहाँ पर इसको हमें y, जहाँ पर m है, y में हम m में dx के साथ जो भी टर्म है, dx के साथ y को कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पर dy में x को इग्नोर करते हैं। ठीक है ना, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लिख दी। सबसे पहले माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3y², भाई ये प्लस माइनस की है, सॉरी ये क्या है, किसकी संख्या है, प्लस की है, तो ये माइनस की बचेगी, तो इसलिए माइनस कॉमन, तो 3y² माइनस के 3x² dx प्लस, और यहाँ पर क्या रहेगा, ये 0 रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर, ये 0 आपके पास रहेगा। ठीक है, समझ में आया ना। उसके बाद इसको फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो 3 यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में, तो 3xy² माइनस x की पावर 4, x की पावर 4 क्यों भाई, x की पावर ये है, माइनस के 3x² है, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के 3 मल्टीप्लाई x की पावर 3 अपॉन 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो माइनस के x³ बचेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x³। ठीक है, ये v बराबर आया, और u बराबर आप जानते हैं u प्लस आई वी, u की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है, u की वैल्यू क्या है, u बराबर ये है, और v की वैल्यू आप अभी निकाल चुके हैं, v की वैल्यू ये रही, दोनों वैल्यू को आप पुट करेंगे, देन अगर सॉल्व होता है तो सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज उतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, फिर भी सॉल्व हो रहा है आई थिंक, तो सॉल्व करेंगे, देन सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे हम। उसके बाद यहाँ से हमने क्या करा है, ये जो आई वाली टर्म्स थी, तो आई वाली टर्म हमने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे, तो माइनस के आई ये सेम एज इट इज है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बनता है किसका, a प्लस बी का होल क्यूब, किसका, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनता है, मतलब x प्लस आई वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला, तो आई सी आपके पास सेम एज इट इज, आई सी को हमने क्या मान लिया, c माना है। यहाँ से i क्या हो गया कॉमन, माइनस के i z³ माइनस के c आपके पास बच जाता है, ये आपके पास फाइन। ओके, आई एम सॉरी भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, इट इज अ इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही एनालिटिक फंक्शन, और आपको फाइंड f ऑफ z करना है इन टर्म ऑफ z। ठीक है, f ऑफ z आपको निकालना। 2015, 16 में और 22 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए मेथड अब की बार यहाँ पर अलग हो जाता है इन क्वेश्चन में। सबसे पहले f ऑफ z आपको जो दे रखा है, f ऑफ z ये है आपके पास, f ऑफ z ये है, तो ये आपने लिख लिया, और i से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे,
इसमें ही आई से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब की बार ये होगा। तो दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आप देखेंगे तो जो यू इमेजिनरी पार्ट है वो अलग है, रियल पार्ट अलग है, और इस पूरे पार्ट को हमने कैपिटल एफ ऑफ जेड लेट किया है, और इस रियल पार्ट को कैपिटल यू माना है, और इस इमेजिनरी पार्ट को कैपिटल वी पार्ट मैंने लेट किया हुआ है। ठीक है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने यहां पर लिख दिया कि जो कैपिटल यू है वो ये पार्ट है, कैपिटल वी ये पार्ट है, और कैपिटल एफ ऑफ जेड जो है वो ये पार्ट है। दोनों सभी मैंने यहां पर लिख दिए। जब आप एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में u माइनस वी दे रखा है, u माइनस वी। अब यहां पर देखिए u माइनस वी कहां है, u माइनस वी, और u माइनस वी को मैंने क्या माना, कैपिटल U माना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कैपिटल U इज इक्वल टू U माइनस वी इज इक्वल टू दिस। भाई इसी के ही तो इक्वल है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे इसी के ही तो इक्वल है। u माइनस बी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई माइनस के साइन वाई। तो जब ये इसके इक्वल है तो मैंने इक्वल वाली टर्म लिख दी, और ये कैपिटल U आपके पास u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई माइनस के साइन वाई। इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वही दो फंक्शन आपके पास हैं, ई की पावर एक्स को सेम एज इट इज कॉस वाई माइनस के साइन वाई। भाई ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स, क्योंकि यहां पर x है नहीं तो एक ही है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही रहेगा। अब इसको सेम y के रेस्पेक्ट में करेंगे। यहां पर हमने क्या माना, y के रेस्पेक्ट में यहां पर किया हुआ, बट उससे पहले हमने फाई 1 माना है। जैसे हम पीछे क्वेश्चन में करते हैं फाई 1 x कॉमा वाई, x की जगह आपको z पुट करना है, y की जगह आपको 0 पुट करना है। तो यहां पर x की जगह z पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये आप cos 0 की वैल्यू 1, तो e की पावर z आपके पास बचेगा। ठीक है, ये फाई 1 आया है। सेम ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में आप कर देंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ पर फाई 2 निकालेंगे, तो फाई 2 में भी वही करेंगे, x की जगह y, x की जगह z और y की जगह 0। जब आप दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये आपके पास आएंगी, तो ये माइनस के f ऑफ e की पावर z आएगा। तो वही जो पीछे मिलेंस थॉमस मेथड के अकॉर्डिंग वही फॉर्मूला यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। जब आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू फाई 1 की जो भी वैल्यू आई है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, फाई 2 की जो भी वैल्यू आई है वो यहाँ पर पुट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस आपके पास हो जाएंगे, और देन ई की पावर जेड कॉमन लेंगे, कॉमन लिया, उसके बाद ये क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर लिख ली, और ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ई की पावर जेड ही रहेगा या नहीं, बिल्कुल सर रहेगा। अब यहां पर ये कैपिटल एफ ऑफ जेड है, ये कैपिटल एफ ऑफ जेड था क्या, कैपिटल एफ ऑफ जेड था क्या सर, 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड, ये स्मॉल एफ ऑफ जेड है, और 1 प्लस ई की पावर 1 प्लस आई और ई की पावर जेड प्लस दिस। अब उसके बाद ये यहां पर जो 1 प्लस आई, इसको मैं इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में लिखूंगा और इसके नीचे भी लिखूंगा। जब मैं दोनों के नीटर में लिखूंगा नीचे, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं, और बच्चा इसके नीचे बचेगा, तो इसके नीचे ये आपके पास बच गया, यही आपके पास एफ ऑफ जेड है। क्लियर है ना, क्वेश्चन क्लियर कि हाँ सर क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का ए पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 21-22 में लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ। तो वही जैसे हम पीछे करते आए, तो u आपको दे रखा है, एफ ऑफ जेड आपको दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, आप देखेंगे तो ये रहा सबसे पहली इक्वेशन, उसमें i से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन, दोनों को ऐड करेंगे, वही ये आपके पास u पार्ट है और ये आपके पास v पार्ट है, ये आपके पास v पार्ट है, ये आपके पास u पार्ट है, ये कैपिटल f ऑफ z है, वही लिख लिया। देन उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है u माइनस वी आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। जब आपको u माइनस वी आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे e की पावर y है, तो जहाँ पर e की पावर y होता है उसकी जगह में हम लिख देते हैं साइन एच वाई प्लस के
cos एच वाई। तो ये मैंने e की पावर y की जगह sin एच वाई प्लस cos एच वाई लिख दिया है और ये दोनों टर्म सेम है। उसके बाद सेम एज इट इज नीचे लिखा। अब मैंने क्या करा, ये जो cos वाली टर्म है, ये जो दोनों टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मैंने एक तरफ लिखा और ये जो वाली टर्म है ये वाली और ये जो टर्म है इसको मैंने दूसरी तरफ लिख लिया। ठीक है, साइन को एक तरफ, कॉस को एक तरफ। ये जो टर्म है इसको मैंने इसके साथ लिखा, इसको मैंने इसके साथ, अलग अलग डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया। आप देखेंगे इससे ये कैंसिल आउट, बची ये वाली टर्म। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को ही हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव आपको करना बताया ही है, कैसे, क्वोशिएंट रूल। ये फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड फंक्शन है, दो फंक्शन है आपके पास, ये फर्स्ट फंक्शन पूरा और ये सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सेकंड का होल स्क्वायर करते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स फर्स्ट, और सेकंड फंक्शन हमारा एज इट इज माइनस के, अब की बार क्या करेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स, सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो ये क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, डेरिवेटिव आप साथ के साथ कर ही देंगे। तो डेरिवेटिव मैं मानता हूं कि आपको आता ही होगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, ओके। तो सेम ऐसे ही अब आप देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा होती तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा होता, फिर हम दोनों क्या करते, उनका स्क्वायर करते, फिर हमेशा के लिए एक हो जाते। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर क्या रख दी है, 1। अब यहाँ पर ये बन जाता है फाई 1 x, y। वही जो हम पीछे केसेस में करते हैं कि x की जगह आपको z रखना है और y की जगह आपको 0 रखना है। तो जब आप इसमें रखेंगे तो सेम आपके पास ये वैल्यू आपके पास आएंगी। तो cos z माइनस 1 माइनस कॉस जेड का होल स्क्वायर, -1 ऊपर से कॉमन लिया तो इससे ये स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो -1 अपॉन 1 माइनस कॉस जेड। अब एक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा का, या 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एंगल क्या है, हाफ, तो इसका भी क्या रहेगा, हाफ एंगल हो जाएगा। तो फाई 1 जेड कॉमा 0 इज इक्वल टू -1 सेम एज इट इज। तो इसकी जगह क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर जेड अपॉन 2 साइन स्क्वायर जेड अपॉन 2 आपके पास आ जाएगा। और आप जानते हैं 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। तो ये आपके पास यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कोसेक थीटा, थीटा मतलब जेड अपॉन 2 है आपके पास। ठीक है ना, सेम ऐसे ही अब क्या करें, y के रेस्पेक्ट में जो भी आपके पास u आपने निकाला था पीछे, ये जो आप देखेंगे, ये जो आपके पास क्या था, u था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये u थी। अगर इस u को अब की बार आपको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। जब आप y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो दिस ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वही अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कॉस एच स्क्वेयर वाई माइनस के साइन एच स्क्वेयर वाई, अगर ये होता है तो इसकी जगह आप 1 पुट कर देते हैं, तो इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, 1। ठीक है, तो इसकी जगह आपको क्या पुट करना है, 1 आप पुट कर देंगे। जैसे आप 1 पुट करेंगे तो 1 पुट कर दिया हमने यहाँ पर, उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म बच जाती हैं वो हमने लिख ली। ठीक है, और आप जानते ही हैं क्या करेंगे, फिर इनको अलग अलग करेंगे, फिर इनको क्या कर देंगे, अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर उसकी जगह क्या ही, वो z की जगह, x की जगह z पुट की है, y की जगह 0 पुट करेंगे। तो 1 माइनस सेम पुट करेंगे, x की जगह z पुट करेंगे, x की जगह z पुट करा तो यहाँ पर y की जगह 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो वो तो लिखेंगे नहीं, cos z बचेगा। सेम ऐसे यहाँ पर। ठीक है, देन उसके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा, इससे ये वाली टर्म से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या ऊपर 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस जेड आपके पास बच जाएगा। तो फिर वही आइडेंटिटी 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 मतलब जेड अपॉन 2 आप लगाएंगे। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, थीटा मतलब जेड अपॉन 2 आपके पास आया। ठीक है, तो ये फाई 2 आया। तो वही मिलेंस थॉमस मेथड के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। जो वैल्यू फाई 1 की थी वो हमने यहाँ पर लिख ली, फाई 2 की जो भी वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर लिख ली। उसके बाद यहाँ पर पूरे में से 1 अपॉन 2 कॉमन लिया, उसके बाद कॉस स्क्वायर जेड अपॉन 2 और देन उसके पूरे में से
कॉस स्क्वायर जेड, ये भी ये जो टर्म है ये वाली कॉस स्क्वायर जेड अपॉन 2 पूरे में से कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगी 1 1, और ये आपके पास क्या है, जब आप कॉमन लेंगे तो ये आपके पास 1 प्लस आई बचेगी, 1 प्लस के आई आपके पास बच जाएगी, ठीक है। और डी जेड प्लस के सी वन, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये जब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी, जब ये कांस्टेंट है तो बाहर आपके पास आ गई है। तो इसका आपको इंटीग्रेशन आपको करना है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉट थीटा अप थीटा, और थीटा की जेड अपॉन 2 है तो 1 अपॉन 2 आपके पास, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और जो रिमेनिंग टर्म है वो आपके पास एफ ऑफ जेड आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। आया समझ में? यहाँ सर बिल्कुल आ गया। जब आप बताइए वो कैपिटल एफ ऑफ था तो स्मॉल एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जेड क्या था, दिस, देन उसके बाद जो भी टर्म बच जाती है उसके ये जो आपके पास 1 प्लस आई है इसको इधर ले जाएंगे, ले गए हमें इधर दोनों तरफ, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कॉट जेड अपॉन 2 प्लस सी वन आपके पास बचा। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो जेड की वैल्यू पाई अपॉन 2 थी, तो जेड की वैल्यू पाई अपॉन 2 रखने के बाद यहाँ पर तो कॉट पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सी वन की जो भी वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आपके पास आएगी 1 माइनस आई अपॉन 2 आपके पास आएगी, ठीक है, C1 की। अब जो C1 एफ ऑफ जेड आपके पास निकाल ही लिया था आपने, एफ ऑफ जेड क्या था, कॉट जेड अपॉन 2 प्लस C1, और C1 की वैल्यू क्या थी, C1 की ये वैल्यू आपके पास आई है, तो इसमें आपको वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। समझ में आया ना? इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस आपको 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ में आई है। उसके बाद बी पार्ट है, तो बी पार्ट ये आपको दे रखा है, सेम ऐसी 2017-18 में पूछा गया, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले एफ ऑफ जेड, जो आपको एफ ऑफ जेड दे रखा है वो आप लिख लेंगे, लिख लिया हमने, इसमें तो दे ही नहीं रखा सर, तो आप जानते हैं एफ ऑफ जेड क्या होता है, यू प्लस आई बी होता है, आई से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद ये, देन आप जानते हैं ये आपके पास क्या होता है, यू होता है, ये आपके पास क्या होता है, वी होता है, और ये आपके पास कैपिटल एफ ऑफ जेड होता है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में यू प्लस वी। अब यू प्लस वी क्या है, यू प्लस वी मतलब वी पार्ट है, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस वी, और ये जो भी आपको दे रखा है वो आपने लिख लिया। इसको किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, देन उसके वाई के रेस्पेक्ट में, फिर वो वही वैल्यू की 0 रखी है उसकी जगह, तो सेम ऐसे ही एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर वही जो सेम टू सेम वैल्यू, बस यहाँ पर क्या लिखना है आपको, फाई 2 लिखना होता है, तो फाई 2 एक्स कॉमा वाई आप लिख लेंगे। जब आपने लिख लिया, लिख लेंगे, उसके बाद यहां पर वही x की जगह z, y की जगह 0, ठीक है, पुट करेंगे, तो x की जगह z और y की जगह, y तो है नहीं, y यहां पर है तो y की जगह 0, तो e की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो यहां पर 4 cos 2z प्लस के 4 sin 2z लिख लिया आपने, ये आपके पास हो जाता है फाई 2। फाई 2 सेम ऐसे ही v को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो v को जब आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 4 sin 2x अपॉन e की पावर 2y प्लस दिस, ठीक है, इसको फाई 1 मैंने नाम दिया है, तो फाई 1 जेड वही सेम आपको लिखना है, वैल्यू को पुट कर देंगे, वैल्यू को पुट करने के बाद आपके पास फाई 1 आ जाएगा। वही मिलेनियस थॉमस मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो फाई 1 की वैल्यू है, सॉरी साई है, तो साई 1 की जो भी वैल्यू दे रखी है वो आप लिख लेंगे, साई 2 की जो भी वैल्यू आई है वो आपने यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आपको करना ही क्या होता है, वही इंटीग्रेशन आपको करना होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर sin 2z का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 2z, और 2z का अपन करेंगे तो 2 प्लस के 2z आपके पास आएगा, सेम ऐसे यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कर देंगे इजीली, सेम ऐसे ही। देन उसके बाद यहाँ पर क्या करा है हमने, तो ये इससे ये क्या हो जाता है, पूरे में से 2 कॉमन लेंगे तो 2, जब आप इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार, तो 2 cos 2z प्लस के 2z, यहाँ पर इससे इसको कैंसिल आउट, इससे इसको कैंसिल आउट, तो ये आपके पास बचेगा, ठीक है, रिमेनिंग टर्म। ये कैपिटल एफ ऑफ जेड थी, कैपिटल ऑफ एफ जेड क्या था, यही 1 प्लस आई तो था, एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस, जो रिमेनिंग टर्म है वो आपने लिख ली दिस साइड। उसके बाद ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको इसके नीचे भी भेजा आपने, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, दोनों की तरफ। अब यहाँ पर हमने क्या करा, मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या है, 1 माइनस
आई से। कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मल्टीप्लाई डिवाइड हमने राइट हैंड साइड को कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो यहां पर वही नीचे तो हमेशा एक फॉर्मूला बनेगा, यहां पर भी फॉर्मूला, यहां पर भी फॉर्मूला और यहां पर भी फॉर्मूला, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर बना लिया, यहाँ पर बना लिया और वहां पर C1 लिख दिया उसकी जगह, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ नहीं करा, ऊपर वाली टर्म आपके पास अभी सेम है। जब आप सेम है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, देन उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये टर्म आएंगे, ठीक है। जब आप ये टर्म आपके पास आ जाएंगी तो अब की बार आपने क्या करा है, जो आपके पास आई वाली टर्म थी, जैसे सपोज ये आई वाली टर्म है और यहां से एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपके पास रियल टर्म आएगी। तो रियल टर्म को एक तरफ और इमेजिनरी टर्म को एक तरफ हमने कर लिया है और ये आपके पास एफ ऑफ जेड ही आएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना एफ ऑफ जेड कैसे निकालते हैं? समझ में आया ना? ओके। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2018-19 में आया हुआ है। तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इजी है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल वेरी इजी है, बिल्कुल। मैं ये बोल रहा हूं कि 4th यूनिट, 5th यूनिट और 3rd यूनिट तो बहुत इजी है, पहली भी यूनिट इजी है, बस थोड़ी बहुत लेंथी या डिफिकल्ट जो लगती है वो यूनिट 2 लगती है बेसिकली। ज्यादा क्या होता है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपके पास जो मोबियस का ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला होता है, यदि किसी ने वन शॉट दे रखी होगी तो वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लिख लेगा। तो यहां पर Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z अपॉन दिस, देन उसके बाद W के लिए ये है। तो यहां पर आपको दे रखा है कि W की ये वैल्यू है और Z की ये वैल्यू है। इसको बोलते हैं हम Z1, इसको बोलते हैं Z2 और ये इसको बोलते हैं हम Z3। सेम ऐसे ये आपके पास W1, ये आपके पास W2 और ये आपके पास W3। तो ये वैल्यू, जो भी वैल्यू हमको दे रखी है वो वैल्यू हमने लिख ली है, W1, W2, W3, ठीक है, तीनों ही वैल्यू हमने लिख लिए। उसके बाद Z1 की वैल्यू हमको ये दे रखी, Z2 और Z3 तीनों ही वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है। ओके, लिख लिया हमने वैल्यू। अब इन वैल्यू को, ये आपने लिख ली है W की क्या है, Z की क्या है, अब इन वैल्यू को इसमें, इस फॉर्मूले, ये जो यहाँ पर मोबियस का फॉर्मूला है इसमें पुट कर दीजिए। जब आप पुट कर देंगे तो ये आप पुट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो W2 है, ये जो W2 है, यहाँ पर W2 की वैल्यू इन्फिनिटी है। अब जब इन्फिनिटी वैल्यू होती है बेसिकली, तो वहां पर हम करते क्या है कि जो इन्फिनिटी है या फिर जहां पर W2 आ रहा है, अगर मैं उन दोनों का कोएफिशिएंट का डिफरेंस लेता हूं, दोनों का डिफरेंस लेता हूं, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं 1 से। किससे रिप्लेस कर देते हैं? 1 से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर W है तो यहाँ पर मैंने W लिख ही दिया, 5i माइनस W2 और यहां पर क्या है, W है, तो -1/3 माइनस W2। तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे? A से 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो वही नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है कि जो टर्म आपके पास इधर थी दूसरी साइड की तरफ, तो वो मैंने लिखी रखी है। यहाँ पर मैंने W2 की वैल्यू इन्फिनिटी रखी है, तो वही सेम कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है सेम, ठीक है। W2 को हम उसके क्या बेसिकली क्या होता है कि उसके नीचे ले आते हैं डिनोमिनेटर में। एक तरीका से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो W2 है, यहाँ पर ये जो W2 है इसको मैंने कॉमन ले लिया। जब मैं इसको कॉमन लूंगा तो 5i अपॉन W2 माइनस के 1, ये कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर ये आपके पास W2 है तो W2 आप कॉमन लेंगे तो माइनस के i अपॉन के ये आपके पास क्या है 3, ठीक है, 3 और ये आप क्या लेंगे यहाँ से W को कॉमन लेंगे तो ये आपने लिख लिया W को कॉमन, W2 माइनस के 1। तो ये इस टाइप से आपके पास आएगा, ठीक है ना। आया ना समझ में? कॉमन लिया एक तरीका से आप बोल सकते हैं, या W2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये आप बेटर रहेगा कि W2 से जो जिसमें W आ रहा है, जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, उसमें उससे ही डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास सेम रहेगा।
भाई यहाँ पर W2 आ गया, यहाँ पर भी W2 आ गया, बस उसके बाद लिख लिया। देन उसके बाद हम क्या करें, वही इन्फिनिटी वही वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्फिनिटी ये तो पूरा ही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 1i/3 प्लस W अपॉन नीचे क्या है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5i माइनस के 5i और W आपके पास हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद W के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इससे के अकॉर्डिंग W के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो W के अकॉर्डिंग आपके पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। W के अकॉर्डिंग फाइनल आंसर ये आएगा। इस W को आप इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करने के बाद W की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आया ना समझ में, समझ में आया ना भाई, एक बार और समझ लीजिए आप आई एम सॉरी, ठीक है। जहां पर देखिए अगर किसी की भी वैल्यू W2 की वैल्यू यहां पर इन्फिनिटी है, तो आप ये सोचिए कहीं पर भी W2 आएगा तो उस W2 से मैं पूरी इक्वेशन को जिसमें W2 होगा उसको डिवाइड करूंगा, बस उसको क्या करूंगा मैं डिवाइड करूंगा, या फिर वहां से मैं कॉमन लूंगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे या कॉमन लेंगे बात एक ही होती है, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू को पुट करते जाइए, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू ये जो टर्म है इसकी वैल्यू, ये जो टर्म है इसकी टर्म, और ये जो टर्म है ये दिस, तो ये इसकी टर्म क्या है, ये आपके पास 1 है, यहाँ पर आपके पास -1 बचता है या +1 बचता है। ये जो टर्म है पूरी की माइनस के आई, और ये जो आपके पास ये इसकी जगह 1 होता है, तो ये माइनस है, तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन हुआ है यहाँ पर। बहुत से ये सोच रहे होंगे पता नहीं जिन सर ने कहां से ले दिया, ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो और सॉल्व आप कैसे कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, W को एक तरफ लिख दीजिए, W की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इतना तो कर ही सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20 है। अब क्वेश्चन नंबर 20 ये है आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट क्वेश्चन है 21-22 का, ठीक है। ये भी उसी टाइप से आपको करना है, सेम जो कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है इस वाले क्वेश्चन में सेम 20 क्वेश्चन में यूज होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, वही वी नो दैट मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू हमें दी है, ये जो वैल्यू है आपके पास ये वैल्यू हमने लिख ली, ठीक है। देन उसके बाद ये वैल्यू आपको जो भी दी है, ये W की वैल्यू है और ये Z की वैल्यू है, ठीक है। तो Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू 0 1 इन्फिनिटी, 0 1 इन्फिनिटी। अब आप ध्यान से देखिए 0 1 इन्फिनिटी, इसमें W3 की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, जहां पर भी W3 है, सपोज यहां पर W3 है, तो इसमें ये जो वाली इक्वेशन है इसमें W3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर क्या आएगा 1 माइनस W/W3, यहां पर भी W3 है तो 1 माइनस W2/W3, ठीक है ना। सेम उसके बाद Z की जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए या इन दिस फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को पुट किया, ठीक है। बस उसी की वैल्यू नहीं रखनी जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है ना। ओके, तो वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सेम मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके अब यहां पर W3 बच रहा है, भाई यही तो W3 और एक ये W3 है, ये अब यहां पर मैंने वही लाइन लिख रखी है, क्वोशिएंट ऑफ द डिफरेंस विच कंटेन W3, ये आपके पास है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम 1 से। ये जो टर्म है मैंने इसको इस साइड लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, बस वही बात कर रहा हूं ना, तो वही मैंने W3 से क्या करा, इसको डिवाइड, तो 1 माइनस W/W3, इसको फिर डिवाइड करा तो 1 माइनस 1/W3 आपके पास बचेगा, और W ये आपके पास रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसकी लिमिट हमने रख दी है, तो इसमें जब आप लिमिट रखेंगे W3 की, तो ये आपके पास 0, तो 1 बचेगा, अपॉन यहाँ पर रखेंगे तो ये आपके पास बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 1/W, 1/W आपके पास ये जो टर्म है ये आपके पास बच जाएगी, तो ये 1/W आपके पास बच गई है। और W की वैल्यू, W को आप इधर भेजेंगे या पलट दो, संख्या को पलट दो मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो W की वैल्यू आपके पास ये आ गई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो, और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब क्या है कि यूनिट 4 बिल्कुल इजी है, यदि आप
अगर आप पर डिफरेंशिएशन आपका स्ट्रांग है तो यूनिट 4 वेरी वेरी इजी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश होता है। तो आई होप कि आपको ये टॉप 20 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट लगे होंगे ये वीडियो आपके लिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ही सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ज्वाइन टेलीग्राम फॉर नोट्स। यदि आपको ये टॉप 20 क्वेश्चन आप चाहते हैं इनका सॉल्यूशन हमें मिल जाए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर यूनिट नंबर 5 के साथ, वो भी कल आपको मिल जाएगी यूनिट 5, ठीक है। यूनिट 5 और यूनिट 3 आपको दोनों यूनिट कल मिल जाएंगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। फिर भी कोई डाउट बचता है तो अंकुश सर आपके साथ हैं। अंकुश सर से बोलिए कि सर हमें ये डाउट है, इसको क्लियर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।